आज जिस ड्रग को हम डिस्कस करेंगे ये मिडाजोलाम है और ये हमारे जनरल एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं उनके अंदर ये हमारी लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद हम पेन मैनेजमेंट को स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी जो एनेस्थीसिया से रिलेटेड, जिनमें मैंने लोकल एनेस्थीसिया के ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं, जनरल एनेस्थीसिया के ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं, ब्यूपिकैन, कीटामीन, लिग्नोकैन और डिफरेंट जो उनसे एनेस्थीसिया के ड्रग्स होते हैं उनके ऊपर मेरी उर्दू और इंग्लिश दोनों के अंदर वीडियो मौजूद है। अगर वो आपने नहीं देखी, अगर आपका एनेस्थीसिया के अंदर इंटरेस्ट है तो आप उसको देख सकते हैं। और आज की हमारी वीडियो मिडाजोलाम पे है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि हम एज अ मेडिकल कम्युनिटी इस नॉलेज को और खास तौर पर ड्रग से रिलेटेड नॉलेज को स्प्रेड कर सके। थैंक यू। चलिए अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तलहा मिराज है। ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। ड्रग का जेनेरिक नेम मिडाजोलाम, केमिकल नेम आपके सामने लिखा है 8-क्लोरो, 6-फ्लोरो, 2-फ्लोरोफिनाइल, 1-मिथाइल, 4H इमिडो, 1,5A, 1,4 बेंजोडाइजेपीन। ये मिडाजोलाम का केमिकल स्ट्रक्चर भी आपके सामने मौजूद है। उसके बाद अगर हम इसके मोलिकुलर फार्मूला की बात करें तो इसका मोलिकुलर फार्मूला है C18H13Cl मोलिकुलर वेट 325.8 ग्राम पर मोल। ड्रग कैटेगरी एनेस्थेटिक प्री मेडिकेशन एजेंट। तो इसको एनेस्थीसिया में मेडिकेशन जब एनेस्थीसिया जब दिया जाता है तो तब भी इसको यूज किया जाता है। उसके बाद ये एंटी कन्वल्सेंट भी है। उसके बाद ये बेंजोडाइजेपीन भी है, एंग्जोलिटिक भी है। एंग्जोलिटिक ड्रग को कहते हैं जो एंग्जाइटी को कम करता है। इसकी मिडाजोलाम की डिस्क्रिप्शन। मिडाजोलाम जो है वो एक शॉर्ट एक्टिंग हिप्नोटिक सिडेटिव ड्रग है जिसकी एंग्जोलिटिक प्रॉपर्टी है, मसल रिलैक्सेंट भी है, एंटी कन्वल्सेंट भी है, सिडेटिव हिप्नोटिक भी है। उसके अलावा एमनीशिएटिक प्रॉपर्टीज भी। एमनीशिया कहते हैं कि आप चीजों को भूल जाएं, तो इसलिए ऑपरेशन के लिए जरूरी होता है कुछ सर्टेन ऑपरेशन में कि आप ऑपरेशन के सारे प्रोसेस को भूल जाएं। तो इसकी एमनीशिया की भी प्रॉपर्टीज होती हैं और ये बेंजोडाइजेपीन की क्लास से बिलोंग करता है। और इसको हम रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है इसका और इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। इसको ओरली भी दिया जाता है, इसको रेक्टली भी दिया जाता है, इसको इंट्रानेजल भी दिया जाता है। ये जो इंट्रानेजल है ये 2018 के अंदर इसको एफडीए ने अप्रूव किया था। इंट्रामस्कुलर भी दिया जाता है और इंट्रा वीनस रूट के थ्रू भी इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। और इसकी सर्टेन बायो मेडिकल एप्लीकेशंस भी हैं डेंटिस्ट्री के अंदर, कार्डिक सर्जरी के अंदर, एंडोस्कोपी के प्रोसीजर्स के अंदर और प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के तौर पे। और जो लोकल एनेस्थीसिया है उसके साथ भी इसको एज एन एडजंक्टेंट यूज किया जाता है। अगर हम इसकी डोजेज फॉर्म और स्ट्रेंथ की बात करें तो इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर अवेलेबल है और टैबलेट फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर 1 mg पर ml और 5 mg पर ml के अंदर अवेलेबल है और टैबलेट फॉर्म के अंदर 7.5 mg और 15 mg के टैबलेट के अंदर अवेलेबल है। 7.5 mg की टैबलेट तो पाकिस्तान में अवेलेबल है, लेकिन आई थिंक 15 mg की टैबलेट पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है अभी। फार्माकोलॉजी की बात करें तो मिडाजोलाम शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपीन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है। और इसकी फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टीज ये है कि इसके और इसके जो उनसे वो मेटाबोलाइट्स हैं उनकी फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टीज अदर बेंजोडाइजेपीन से मिलती जुलती हैं, जिसमें ये सिडेटिव, हिप्नोटिक, ये सारी वही बातें हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जैसे बाकी बेंजोडाइजेपीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है बिल्कुल वैसे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। चले इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि इस स्टेटमेंट के अंदर, इस लाइन के अंदर क्या लिखा है। बाइंड्स विद रिसेप्टर एट सेवरल साइट्स विद इन CNS इंक्लूडिंग लिम्बिक सिस्टम एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन। इफेक्ट में बी मीडिएटेड थ्रू GABA receptor system, increase the neural membrane permeability to chloride and enhance the inhibitory effect of GABA. The shift in chloride cause hyperpolarization and stabilization of neural membrane. तो इसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये कहा गया है
कि ये सीएनएस के अंदर लिम्बिक सिस्टम के अंदर, लिम्बिक सिस्टम उसको कहते हैं जो हमारे इमोशन को वगैरह को कंट्रोल करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है। ब्रेन का एक पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम, उसको उसके साथ जाके बाइंड करता है और ये क्लोराइड चैनल की जो उनकी क्लोराइड है इनकी परमिबिलिटी इनहेंस कर देता है और ये गैबा के ऊपर इसका एक इनहिबिटी जो इफेक्ट होता है उसको इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है, लेस एक्साइटेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, और इस तरह से ये सीएनएस को डिप्रेस कर देता है। अब बात करते हैं इसकी एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन जो सी है रैपिडली एब्जॉर्ब होता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, और इसकी जो एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी है इसके अंदर एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी इज गिवन इंट्रामस्कुलर इज ग्रेटर देन 90%। तो ये जो इसकी इंट्रामस्कुलर है उसमें वो 90% ज्यादा है इसकी, यानी कि इसकी एक अच्छी खासी बायोअवेलेबिलिटी है। और उसके बाद 40 टू जो इसका फर्स्ट पास इफेक्ट है 40 to 50% एडमिनिस्टर्ड, और जो इसका फर्स्ट पास इफेक्ट है उसकी वजह से इसकी 40 to 50% ओरल के केस के अंदर इसका जो 40 to 50% ड्रग है वो सिर्फ सर्कुलेशन के अंदर रीच करता है, और जो इसकी एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी है मिडाजोलाम की पीडियाट्रिक पेशेंट छोटे बच्चों को कहते हैं, वो 36% है। तो एक काफी अच्छी इसकी एब्जॉर्प्शन है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मिडाजोलाम 97% बॉन्ड करता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, मेनली एल्ब्यूमिन के साथ, और इसका जो मेटाबोलाइट है हाइड्रोक्सी मेटाबोलाइट जो इसका होता है वो 98% बॉन्ड करता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। तो इसकी जो बॉन्डिंग है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ वो काफी ज्यादा है। मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो लिवर के अंदर और इंटेस्टाइनल CYP3A ये साइटोक्रोम 450 का एक स्पेशल टाइप होती है लिवर के अंदर, जो वो होता है एंजाइम, उसकी एक स्पेशल टाइप है जिसके साथ ये जाके बाइंड करता है, तो मेटाबोलाइज होता है यहाँ पे ये। और ये 1 हाइड्रोक्सी इसका मिडाजोलाम जो इसका होता है वो मेटाबोलाइट अल्फा हाइड्रोक्सी मिडाजोलाम जो होता है वो सबसे लीस्ट पोटेंट होता है एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट कंपाउंड। और इसके जो अदर मेटाबोलाइट है माइनर मेटाबोलाइट उसमें 4 हाइड्रोक्सी मेटाबोलाइट और 1,4 डाईहाइड्रोक्सी मेटाबोलाइट्स होते हैं। अगर हम इसकी एक्सक्रीशन की बात करें तो यूरिन के थ्रू इसकी एक्सक्रीशन होती है ग्लूकोरानाइड कॉन्जुगेट ऑफ हाइड्रोक्सिलेट डेरिवेटिव, तो ये इसकी यूरिन के थ्रू इसकी जो होते हैं बेसिकली एक्सक्रीशन होती है। बायोफार्मास्यूटिक्स की बात करें तो इसका रूट ऑफ एलिमिनेशन यूरिन, जैसा कि पहले बता चुका हूं। और उसके बाद जो इसका मीन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें जो इसका मीन एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है मिडाजोलाम का सिंगल डोज के अंदर, अगर वो डोज 10 mg की हो IM दी जाए तो वो 2117 यानी कि 21.17 लीटर पर केजी या 21,117 ml पर केजी इसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम क्लियरेंस की बात करें तो इसकी क्लियरेंस 367.3 ml पर आर पर केजी है, और इंट्रावीनस इसकी टोटल क्लियरेंस 0.25 to 0.54 लीटर पर आर पर केजी है। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ इसकी 2.1 to 6.2 आवर्स है। ये इसकी बायोफार्मास्यूटिक्स थी। अब हम इसकी इंडिकेशन की बात कर चुके हैं, ये दोबारा एक तरह से बातें रिपीट हो रही हैं। ये प्री ऑपरेटिव सिडेशन के अंदर, उसके बाद ये एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए, एनेस्थीसिया के लिए, जो वेंटिलेटर पे पेशेंट्स होते हैं या इंक्यूबेटेड पेशेंट्स होते हैं उनकी सिडेशन को कोज करवाने के लिए, और स्टेटस यानी कि एपिलेप्सी या कन्वर्जन्स जब किसी पेशेंट को आते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए स्टेटस एपिलेप्टस। सर्विस लेवल कैटेगरी की बात की जाए तो तकरीबन तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर इसको यूज किया जाता है, प्राइमरी हॉस्पिटल के अंदर भी, सेकेंडरी हॉस्पिटल के अंदर भी, और टर्शरी हॉस्पिटल के अंदर भी। हाई अलर्ट मेडिकेशन है। हाई अलर्ट मेडिकेशन का वो मतलब होता है कि वो मेडिकेशन जो अगर एरर के अंदर दे दी जाए तो वो पेशेंट को सिग्निफिकेंट हार्म कोज कर सकती हैं, इसलिए ये हाई अलर्ट मेडिकेशन है। इंस्टीट्यूट ऑफ
सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिसेस ने जो सा इसको हाई अलर्ट मेडिकेशन के अंदर कहा गया। इसके अलावा और भी काफी हाई अलर्ट मेडिकेशन होती है। और अगर हम पंजाब ड्रग रूल्स की बात करें तो ये शेड्यूल बी के अंदर भी आता है, यानी कि ये नार्कोटिक ड्रग भी है। शेड्यूल डी के अंदर भी आता है, यानी कि इसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जा सकता। और शेड्यूल जी के अंदर भी आता है, जिसका मतलब ये बनता है कि इसे फार्मेसी पर ही दिया जाएगा, मेडिकल स्टोर पर इसे सेल नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के अंदर चीज है, जिसको फार्मासिस्ट को, डॉक्टर्स को, नर्सिस को, सबको देखना चाहिए और इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, वो है इसकी डोजेज। तो जो प्री ऑपरेटिव सिडेशन और एंक्सोलिसिस विद एंट्रोग्रेड एमनीशिया के अंदर दिया जाता है, तो इंट्रामस्कुलर 70 to 80 माइक्रोग्राम पर केजी, डोज रेंज 5 mg, 30 to 60 minutes before surgery, reduce 50% for chronically ill and geriatric patients, यानी कि इसको 60 to 70 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से दिया जाता है। अगर फॉर इंस्टेंस कोई पेशेंट है, उसका वेट 100 केजी है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 70 to 80 माइक्रोग्राम के साथ, और उसके बाद जो उसकी वैल्यू आएगी उस हिसाब से हम इसको 30 मिनट्स या 60 मिनट्स बिफोर सर्जरी पेशेंट को देंगे। उसके बाद अगर हम आईवी की बात की जाए तो इनिशियली हम 0.5 to 1 mg देते हैं, 1 mg 2 मिनट के वक्फे के दौरान इंट्रावीनस। और उसके बाद हम 2 से 3 मिनट दोबारा वेट करते हैं और इसका सिडेटिव इफेक्ट नोट करते हैं और डोज एडजस्टमेंट करते हैं, और इसकी जो टोटल डोज है वो 5 mg से कम होनी चाहिए। नोट नेसेसरी टू रीच डिजायर्ड सिडेशन, यूज 30% लेस मिडाजोलाम इफ पेशेंट इज प्री मेडिकेटेड विद नार्कोटिक्स और अदर CNS डिप्रेसेंट। तो इस बात का मतलब है कि अगर किसी पेशेंट को डायज़ेपाम दी जा रही है या और कोई नार्कोटिक दी जा रही है या कोई और ऐसी ड्रग दी जा रही है जो कि CNS डिप्रेसेंट हो, तो उस केस के अंदर हमें इसकी मिडाजोलाम की जो डोज है वो 30% कम रखनी पड़ेगी। आईवी के केस के अंदर डिफिब्रिलेटेड और क्लिनिकली इल पेशेंट्स जो होते हैं उनको 1.5 mg इंट्रावीनस इनिशियली एंड मे रिपीटेड विद 1 mg डोज IV every 2 to 3 minutes or depending upon the need। उसके अलावा हाँ, और ये जो इसकी टोटल डोज है ये 3.5 mg से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एल्डरी पेशेंट के अंदर। इसको ध्यान से स्मॉलर इंजेक्शन और रेटेड इंजेक्शन को स्लो होना चाहिए। और इसकी जो मेंटेनेंस डोज है इंट्रावीनस के लिए वो है 25% ऑफ इनिशियल इफेक्टिव डोज ऑफ PRN by slow titration, reduce 30% if medication with opioids, 50% in elderly and chronically ill patients। तो इसकी जो यानी कि अगर फॉर इंस्टेंस किसी पेशेंट को आप ऐसा एग्ज्यूम कर लेंगे 200 माइक्रोग्राम के ऊपर उसको एनेस्थीसिया का इफेक्ट होता है, तो आपने उसको फिर जो इसकी मेंटेनेंस डोज होगी उसे 25% काम पे रख के, यानी कि तकरीबन आपने 150 माइक्रोग्राम के ऊपर उसको रख के, ये जो भी उसकी डोज बनती है उसको उस हिसाब से रख के, तो आपने फिर उस पेशेंट को मेडिसिन देनी है उसका 25% काम करके डिपेंडिंग अपॉन दी नीड। और अगर पेशेंट जो उनसे है वो क्रोनिकली इल है या वो एल्डरी पेशेंट है तो 50% डोज कम करेंगे। और अगर वो पेशेंट ऑपियोइड्स के साथ है, यानी कि उसको ट्रामाडोल दिया जा रहा है या उसको नेलब्यूफिन दी जा रही है या उसको उस पेशेंट को ट्रामाडोल, नेलब्यूफिन या डायज़ेपाम दिया जा रहा है, कोई और भी ओपियाइड या नार्कोटिक ड्रग दी जा रही है, तो उसको हम 30% कम रखेंगे मेंटेनेंस डोज। अब हम बात करते हैं एनेस्थीसिया की। और जो 55 ईयर से ज्यादा के पेशेंट है विदाउट प्री मेडिकेशन, उनको 300 to 350 माइक्रोग्राम पर केजी IV इंजेक्शन दिया जाएगा 20 to 30 सेकेंड्स के ड्यूरेशन के ऊपर, और 2 से 3 मिनट इसका वेट किया जाएगा, एवेल्युएट किया जाएगा, इसके सिडेटिव इफेक्ट को, डोज को एडजस्ट किया जाएगा, और 25% इंक्रीमेंट किया जा सकता है इनिशियल डोज के अंदर रिक्वायर्ड अपॉन द नीड, और मे यूज अप टू 0.6 mg पर केजी टोटल डोज इन रेजिस्टेंट केसेस। तो आप 0.6 mg पर केजी
तक भी आप इसकी जो सी डोज है, अगर वो पेशेंट मिडाजोलाम के इफेक्ट से रेजिस्टेंट है तो आप इस डोज तक भी उस पेशेंट को आप दे सकते हैं एनेस्थीसिया। अब हम इसकी बात करते हैं, अगर पेशेंट की एज 55 ईयर से कम है तो और उसको किसी भी किस्म की प्री मेडिकेशन नहीं दी गई, विद नॉन सिस्टमेटिक डिजीज, को कोई सिस्टमेटिक डिजीज भी नहीं है। 6 कैटेगरीज होती हैं बुनियादी तौर पे ये जब एनेस्थीसिया किया जाता है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थियोलॉजिस्ट के अंदर है, जिसके अंदर ये बताया, मैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ कि वो 6 कैटेगरीज कौन सी होती हैं, वो आप देख सकते हैं पिछली वीडियोस के अंदर। जनरल एनेस्थीसिया की वीडियोस के अंदर मैंने इसको डिस्कस किया था। और अगर वो पेशेंट वीक भी नहीं है तो 300 माइक्रोग्राम पर केजी ओवर 20 to 30 मिनट्स, यानी कि उसको जब आपने 300 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से उसको डोज देनी है तो आपने ये टाइम 20 to 30 सेकंड्स के इनिशियल के ऊपर उसको देनी है, इसको एकदम नहीं दे देना। और उसके बाद आपने 2 से 3 मिनट वेट करना है, ड्रग के सीडेटिव इफेक्ट को नोट करना है। उसके बाद हम 55%, अगर 55 ईयर्स का कोई पेशेंट है लेकिन उसके ऊपर कोई सिस्टमेटिक डिजीज है तो 200 से 250 माइक्रोग्राम पर केजी और 20 से 30 सेकंड वेट। उसके बाद 0.15 mg पर केजी इन सम केसेस, अगर वो रेजिस्टेंट हो तो उस केस के अंदर, और 2 से 3 मिनट इसके अंदर भी आपने वेट करना है। 55% 55 ईयर से अगर कम एज है विद मेडिकेशन, अगर उसको मेडिसिन दी जाइए है तो 150 से 350 माइक्रोग्राम पर केजी आईवी इंजेक्शन 20 से 30 सेकंड आपने 20 से 30 सेकंड के ऊपर आपने उसको आईवी इंजेक्शन देना है। उसके बाद 2 से 3 मिनट वेट करना है। और अगर उसका इफेक्ट नहीं है तो आप a dose of 250 माइक्रोग्राम पर केजी इज यूजुअली इनफ टू अचीव डिजायर्ड इफेक्ट। तो आप उसको देख सकते हैं उसका क्या सीडेटिव इफेक्ट है, और आप उस पेशेंट को डोज देखकर उसको आप देख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली केसेस के अंदर 250 माइक्रोग्राम जो होती है वो पर केजी वो मोर देन इनफ होती है डिजायर इफेक्ट को अचीव करने के लिए। और अगर हम आगे इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो आप 25% तक इंक्रीज कर सकते हैं इंडक्शन डोज रिक्वायर्ड अपॉन योर नीड एंड साइंस ऑफ एनेस्थेटिक इफेक्ट लाइटिंग। अगर आपको लगता है कि एनेस्थीसिया के इफेक्ट लाइटिंग हो जाता है तो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, उसकी हार्ट रेट को देखा जाता है, उसकी आई मूवमेंट को, बॉल मूवमेंट को, और काफी सारी चीजें होती हैं जिनको देखा जाता है। तो एनेस्थेटिक इफेक्ट्स का हमें पता चलता है कि ये एनेस्थेटिक इफेक्ट लाइट होने तो आप 25% तक इंक्रीज कर सकते हैं उसकी इनिशियल डोज, इंडक्शन डोज रिक्वायर्ड अपॉन दी डिपेंडिंग अपॉन दी नीड। अब हम बात करते हैं सेडेशन ऑफ इंक्यूबेटेड एंड वेंटिलेटेड पेशेंट। जो पेशेंट वेंटिलेटर पे है या इंक्यूबेटेड है तो उसके लिए लोडिंग डोज जो होगी वो 10 to 50 माइक्रोग्राम पर केजी होगी और डोज रेंज 0.5 to 4 mg होगी और स्लो इंट्रावीनस इंजेक्शन दिया जाएगा और या इंफ्यूजन दी जाएगी ओवर सेवरल मिनट्स, रिपीट आफ्टर 5 to 15 मिनट्स, आफ्टर एवरी 5 to 15 मिनट डिपेंडिंग अपॉन द डोज। यानी कि आप 10 to 15 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से उसको दे सकते हैं और 5 to 15 मिनट्स के टाइम पीरियड के ऊपर आप इसको दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर हम इसकी बात करें इसकी इनिशियल डोज की मेंटेनेंस की तो 20 to 100 माइक्रोग्राम पर केजी पर आवर इन्फ्यूजन रेट होगा और उसको हम टाइट्रेट कर सकते हैं 20 to 50% डिपेंडिंग अपॉन दी नीड। अगर हम इसकी स्टेटस एपिलेप्टिक्स की बात करें तो इंडिकेटेड है इसका ट्रीटमेंट ये 10 mg इंट्रामस्कुलर दिया जा सकता है। और पीडियाट्रिक्स के केस के अंदर अगर हमने सिडेशन करवानी है तो 500 to 750 माइक्रोग्राम पर केजी पर ओरल वंस डिल्यूटेड विद जूस 20 मिनट्स to 30 मिनट्स पर प्रोसीजर से पहले। और ये टोटल डोज जो है ये 20 mg से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये बच्चों को ओरली दिया जा सकता है। उसके बाद अगर हमने इंट्रामस्कुलर देना है तो 100 to 150 माइक्रोग्राम पर केजी इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा और ये 500 माइक्रोग्राम पर केजी मैक्सिमम यूज किया जा सकता है और ये 10 mg से ज्यादा इसकी टोटल डोज नहीं हो सकती। अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 6 माह से ज्यादा है तो उसको 50 माइक्रोग्राम पर केजी 2 to 3 मिनट्स के बाद उसको दोबारा देखा जाएगा और स्मॉल इंक्रीमेंट किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी क्लिनिकल इफेक्ट्स और ये इसको क्लोजली मॉनिटर करेगा।
जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता है, जो बच्चे इंक्यूबेटर के अंदर है, जो नॉन इंक्यूबेटेड डाटा है वो तो लिमिटेड है। और अगर 6 माह से ज्यादा का है बच्चा, यानी कि फॉर इंस्टेंस कि 6 माह से 6 साल के बीच का है, तो 50 to 100 माइक्रोग्राम पर केजी इंट्रावीनस इंट्रा आईवी दिया जाएगा 2 से 3 मिनट के टाइम पीरियड के अंदर, जैसे पिछले वाले में भी 2 से 3 मिनट के टाइम पीरियड के ऊपर दिया जाएगा। और इसको दोबारा रिपीट किया जाए 2 से 3 मिनट के बाद, डिपेंडिंग अपॉन द नीड, और मे रिक्वायर्ड अप टू 600 माइक्रोग्राम पर केजी टोटल डोज नॉट एक्सीड देन 6 mg टोटल डोज। तो इसको 6 mg से ज्यादा नहीं देना। अगर बच्चा 6 से 12 साल के बीच में है तो उसको 25 से 500 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से दिया जाएगा। और 2 to 15 मिनट्स के इंटरवल के ऊपर दिया जा सकता है इसे। और ये 2 आफ्टर एवरी 2 to 3 मिनट्स के हिसाब से इसको दिया जाएगा। और आफ्टर एवरी 2 to 3 मिनट्स रिक्वायर्ड डिपेंडिंग अपॉन द नीड के हिसाब से इसको दिया जा सकता है। और ये 400 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से इसकी टोटल लिमिट होगी, और ये 10 mg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉन नियोनेट्स को एनेस्थीसिया लोडिंग डोज 50 to 150 माइक्रोग्राम पर केजी इंट्रावीनस 2 to 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन द नीड। और अगर कॉन्टिन्यूस डिपेंडिंग अपॉन द नीड टू अचीव डिजायर्ड इफेक्ट। और कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन के केस में 1 to 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट आईवी इन्फ्यूजन के हिसाब से दिया जाएगा। एनेस्थीसिया जो नियोनेट्स हैं उसके लिए डोजिंग डोज जो सी है, आईवी डोजिंग डोज शुड नॉट बी यूज्ड इन नियोनेट्स। कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन में 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से इसकी इन्फ्यूजन दी जाएगी। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जेरियाट्रिक पेशेंट्स हैं, उनको इंट्रामस्कुलर ये दिया जाएगा 2 to 3 mg और 20 to 50 माइक्रोग्राम पर केजी 30 to 60 minutes before surgery, and some elderly patient may respond to a little as 1 mg onset is 15 minutes। तो कुछ जोन से पेशेंट है वो 1 mg पे भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 15 मिनट्स हो सकता है। पीक टाइम जो होगा वो 30 to 60 मिनट्स होगा। और उसके बाद अगर पेशेंट की एज 60 ईयर्स से ज्यादा है तो 1 to 1.5 mg इनिशियली, उसके बाद उसको एक्सीड नहीं कर सकते। और 1.5 mg इन 2 मिनट्स पीरियड के अंदर इसको दिया जाएगा। और उसके बाद इसको रिपीट कर सकते हैं 1 mg पर डोज एवरी 2 to 3 मिनट्स। और डिपेंडिंग अपॉन द नीड, और उसको एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मेंटेन करेगा आईवी के केस के अंदर। तो ये एनेस्थीसियोलॉजिस्ट उसको देख लेगा, और उसकी जो क्यूमुलेटिव डोज है वो 3.5 mg हो सकती है। पीक इफेक्ट में डिलेड इन एल्डरी, क्योंकि उनके मेटाबॉलिज्म को डिफरेंट होता है, इस वजह से उसके अंदर वो पीक इफेक्ट जो है वो डिफर हो सकता है। और स्मॉल इंक्रीमेंट्स इसको दिए जाएंगे इंजेक्शन के। और आईवी मेंटेनेंस जो सी है इसकी वो 25% ऑफ इनिशियल इफेक्टिव डोज रिक्वायर्ड अपॉन PRN बाय स्लो टाइट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो डोजिंग कंसीडरेशन इन एडल्ट्स जो है वो है बिकॉज इट इज वीक सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल है, बिकॉज इट इज वाटर सोल्यूबल टेक अप्रोक्सीमेटली 3 times longer than diazepam to peak EEG effects. Thus clinician must wait 2 to 3 minutes to fully evaluate sedative effect before initiating procedure, or repeating dose has to find affinity for benzodiazepine receptors that diazepam has। तो इसका मतलब ये है कि ये क्योंकि इसका जो वाटर सोल्यूबल है इसलिए इसका जो EEG इफेक्ट्स है उसको अचीव करने के लिए 3 times लॉन्गर होता है। तो इस वजह से ये इसको 2 से 3 मिनट हमें वेट करना चाहिए इस इसका एनेस्थीसिया देने के लिए। इसके बाद इसके जो एफिनिटी है बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर के साथ वो डायज़ेपाम से ज्यादा है। उसके बाद इसको हम IM दे सकते हैं अनएबल टू ऑब्टेन वैस्कुलर एब्सेस। उसके बाद एनेस्थीसिया की अगर हम बात की जाए, जैसे ये एनेस्थीसिया के अंदर लिखा हुआ है, तो टिपिकल एडल्ट
जो इंडक्शन और मेंटेनेंस है डोज में भी नीड टू डिक्रीज इन सम एल्डरी पेशेंट्स by 20 to 50% because the elderly overall are more susceptible to CNS depressant than the general population। तो इसका मतलब है कि ये इसमें ये बता रहा है एनेस्थीसिया जब आपने देना तो ये 20 to 50% आपने इसकी डोज को डिक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं वो ज्यादा प्रोन होते हैं, वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं CNS डिप्रेसेंट्स को एज कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन। और जो जेरियाट्रिक्स के अंदर इसकी डोज क्या वो ये है कि जेरियाट्रिक पेशेंट may have altered drug distribution and diminished hepatic and renal function। reduced dose of midazolam are recommended। जो बूढ़े लोग होते हैं हो सकता है उनको किडनी प्रॉब्लम हो या लिवर प्रॉब्लम हो, तो इसलिए उनके केसेस में हमें रिड्यूस डोजेस ही देनी चाहिए मिडाजोलाम। और आईवी और आईएम डोजेस ऑफ मिडाजोलाम शुड बी डिक्रीज फॉर एल्डरी एंड डिफिब्रिलेटेड पेशेंट्स। बुरे लोगों के अंदर ये जो डिफिब्रिलेटेड पेशेंट्स होते हैं या वो पेशेंट जिनकी एज 70 या 70 प्लस से ज्यादा हो, उनको वो भी इससे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इसके अंदर हमें डोज इसकी कम रखनी चाहिए, इसको देख लेना चाहिए। और एनेस्थीसिया टिपिकल अडल्ट इंडक्शन एंड मेंटेनेंस, ये भी वही बात आ गई जो पहले मैंने बताई थी कि जो एल्डरी पेशेंट्स होते हैं वो 22-25% ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं CNS से डिप्रेशन से एज कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। अब इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो आईवी प्रिपरेशन के लिए 100 mg इन 250 ml of dextrose, 5% water और नॉर्मल सलाइन। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन वाया इन्फ्यूजन पंप यूज करना चाहिए, स्लोली देना चाहिए, 2 मिनट एटलीस्ट 2 मिनट और 2 मिनट इसका वेट करना चाहिए डिजायरिंग इफेक्ट को अचीव करने देखने के लिए। उसके अलावा एक्सेसिव डोज और टू रैपिड इन्फ्यूजन में कोज रेस्पिरेटरी इफेक्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट। तो अगर किसी पेशेंट को इसकी एक्सेसिव डोज दे दी जाए या बहुत ज्यादा जल्दी इन्फ्यूजन दी जाए तो ये रेस्पिरेटरी जो अरेस्ट होती है वो भी कोज कर सकता है। और रिसुस्टिकेशन इक्विपमेंट भी अवेलेबल होने चाहिए ताकि पेशेंट को मॉनिटर किया जा सके उसकी आईवी एडमिनिस्ट्रेशन को, और इसको डिल्यूट किया जा सकता है 1 mg पर 1 ml और 5 mg पर ml इन 5% dextrose water and normal saline to facilitate slow injection। पेडियाट्रिक पेशेंट्स के अंदर जो है इसको जनरली हायर डोजेज रिक्वायर्ड होती हैं देन अडल्ट्स। यंग जो उनसे यंगर पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हायर डोजेज रिक्वायर्ड होती हैं ओल्डर पेशेंट्स की निस्बत। जो मोटे लोग होते हैं उनको उनका वेट जो उनसे आता है कैलकुलेट डोज ऑन आइडियल वेट। तो जो हेल्दी पेशेंट्स होते हैं उनका वेट हमें कैलकुलेट करना चाहिए डोज देने के लिए। डू नॉट एडमिनिस्टर रैपिड इंजेक्शन, सीवियर हाइपोटेंशन एंड सीजर रिपोर्टेड। जो छोटे बच्चे होते हैं न्यूनेट्स उनके अंदर हमें एडमिनिस्टर जो है वो इसको ध्यान से देना चाहिए क्योंकि ये हाइपोटेंशन भी कॉज कर सकता है और सीजर्स भी रिपोर्टेड हुए हैं। और पार्टिकुलरली विद कंटिन्यूमेंट ऑफ फेनिटाइल यूज, फेनिटाइल भी जो है ये एक होता है ओपियोइड होता है, नार्कोटिक ड्रग है। अब हम इसके आईवी मॉनिटरिंग इसकी इरिटेशन और इन्फिल्ट्रेशन को मॉनिटर करें। एक्सवर्जन कैन कॉज टिश्यू डैमेज एंड नेक्रोसिस। आईएम के अंदर डीप जो मसल मैस होता है वहां पे इसको एडमिनिस्टर करें। और फॉर आईएम इंजेक्शन ओनली इंजेक्ट इन मिड आउटर थाई, यानी कि जो थाई होती है वेस्टस लेटरस मसल्स के अंदर ही हम इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटीज की बात की जाए तो 5% डेक्सट्रोज वाटर के अंदर, 5% नॉर्मल सलाइन के अंदर, नॉर्मल सलाइन के अंदर। और ये बाकी इसकी जो एडिटिव कंपैटिबिलिटीज है वो आपके सामने यानी सिमिट्रीन, सिप्रोफ्लोक्सासिन है, मेट्रोनिडाजोल है, फ्रूसिमाइड है। सिरिंज के अंदर इसमें एट्रोपिन भी कंपैटिबल है, ग्लाइकोपायरोलेट, फेनिटाइल भी कंपैटिबल है। बाकी आपके सामने आप देख सकते हैं कौन कौन से ड्रग्स हैं। वाई साइड कंपैटिबिलिटी में मिकासीन है और ये ये सिमेटिडीन है, डिल्टाजिलाम है, उसके बाद जेंटामाइसिन है, इंसुलिन है, लेबिटोलोल है, मिडाजोलाम है, नोरेपिनेफ्रिन है, नाइट्रोग्लाइसरीन है, केसीएल है, प्रोपोफोल है। इन सब के साथ नेटिडीन है, इन सब के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी निकलती है वाई साइड के ऊपर भी।
उसके बाद अगर हम इसकी आईवी इनकम्पैटिबिलिटीज की बात की जाए तो अमाइनोफिल और अमोक्सिसिल, अमाइनोफिल के साथ हमारे पास ऐसे डाटा अवेलेबल नहीं है, अमोक्सिसिल के साथ इसकी इनकम्पैटिबिलिटी निकल रही है, लेकिन अमाइनोफिल के साथ भी इसको अवॉइड करना चाहिए इनकम्पैटिबिलिटी देते वक्त। और सिरिंज के अंदर अगर हम बात करें तो हेपारिन, पेंटोबार्बिटोल, रिनेटिडीन, सिरिंज इनकम्पैटिबिलिटी है। वाई साइड के अंदर एल्ब्यूमिन, अमोक्सिल, एम्फोटेरिसिन बी, उसके बाद मैथोट्रिक्सेट, थायोपेंटोल, सोडियम बाइकार्बोनेट। स्टोरेज की बात की जाए तो अनओपल वाइल को 20 to 50 के टेम्परेचर के अंदर रख सकते हैं, लेकिन इसको 50 into 30 के टेम्परेचर के ऊपर भी रख सकते हैं। ये WHO ने इसकी एक्सक्लूशन वैल्यू दी है और ये डिपेंडिंग अपॉन दी टाइम। और जो इसकी रिकॉन्स्टिट्यूट सोल्यूशन होती है एट फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.5 mg/ml, वो स्टेबल रहती है 24 घंटे तक अगर उसको हम डाइल्यूट करें 5% डेक्सट्रोज वाटर के अंदर और नॉर्मल सलाइन के अंदर। कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर बात की जाए तो एक्यूट पल्मोनरी इंसफिशिएंसी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। प्रिकॉशंस वही जो सा है कि अगर नैरो एंगल ग्लूकोमा है उसके अंदर भी क्वेश्चनेबल है। एंटी डिप्रेसेंट्स के एनाल्जेसिक के एंटीसाइकोटिक एजेंट्स के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिसिटी के अंदर, शॉक के अंदर, कोमा के अंदर, और जो है इस इंजेक्शन को रैपिड बोलस नियोनेट के अंदर या सिडेशन के लिए नहीं देना चाहिए। उसके बाद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, स्लीप एपनीमिया, रीनल हेपेटिक डिजीजेस, ओपन एंगल ग्लूकोमा, डिप्रेशन, सुसाइडल एडिलेशन, इंपियर गैग रिफ्लेक्स, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के अंदर भी इसको, अब्यूज पेशेंट के अंदर भी इसको प्रिकॉशनली देना चाहिए। टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो इसकी LD50 डोज इन रैट्स है 215 mg/kg। और अगर हम इसकी टॉक्सिसिटी साइन की बात की जाए तो सिडेशन है, उसके बाद कंफ्यूजन है, इंपेयर्ड कोऑर्डिनेशन है, डिमिनिश्ड रिफ्लेक्स है, कोमा है, वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर डिलेटेरियस इफेक्ट्स हैं, और एंटीडोट यही है कि मैकेनिकल सपोर्ट विद रेस्पिरेशन इज प्रेफर्ड। प्रेगनेंसी कैटेगरी सी है, इसलिए ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, एंटीनालिसिस का फायदा ज्यादा हो नुकसान की निस्बत। मिडाजोलम ह्यूमन मिल्क के अंदर एक्सक्रीट होता है, और जो इसके इफेक्ट्स हैं वो अभी यानी कि मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर जो एक्सक्रीशन के इफेक्ट्स हैं वो भी सही तरह से हमने असेस नहीं किए। और पोस्ट मार्केटिंग सर्वे के अंदर हमें ये पता चला है कि जिन औरतों को जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करती हैं उनके बेबीज जो है वो पुअर सक्लिंग करते हैं और लेथार्जी का शिकार रहते हैं। अब हम इसकी इंटरेक्शन की बात की जाए तो इसके टोटल 463 ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन है, जिनमें 33 मेजर इंटरेक्शन है, 391 मॉडरेट इंटरेक्शन है, और 39 जो उनसे हैं वो इसके माइनर इंटरेक्शन है। एपिनेफ्रिन, फ्रोसिमाइड वगैरह के साथ इसके इंटरेक्शन है। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट, रोजीनेस, सीजर लाइक एक्टिविटी, नोजिया, वोमिटिंग और कफ, पेन एट इंजेक्शन साइड। ब्रांड नेम की बात की जाए तो डोकम, डोर्मिकम सबसे ज्यादा यूज होता है, डोकम, डोर्मिकम और सिडाजोलाम, ये इसके ब्रांड नेम्स हैं। ये आज की वीडियो के रेफरेंसेस हैं, मेडस्केप से डाटा लिया, ड्रग बैंक, पबकेम, drugs.com, FDA और फार्मा गाइड, ये फार्मा नेट गलती से लिखा गया है, फार्मा गाइड के पेज नंबर 1056 एडिशन 24 से डाटा कोलेक्ट किया गया। सो थैंक यू। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं आपके लिए इंशाल्लाह ताला ऐसी ही वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।